हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू किए थे मुग़ल काल का इतिहास और इसमें अभी तक एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा बाबर के बारे में जो कुछ बचा हुआ है उसको पढ़ करके और हुमायूं शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, बाबर का अंत और हुमायूं का उदय। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो बाबर का अंत पढ़ेंगे और हुमायूं का उदय। ऐतिहासिक तथ्य पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विरासत और प्रारंभिक चुनौतियाँ। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर पीपीटी आप सभी के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की मृत्यु की। तो इसकी मृत्यु को लेकर के भी कई सारी अफवाहें हैं, जिसमें से हम लोग एक दो अफवाह यहाँ पे बात करेंगे। और दफन को लेकर के एक कहानी प्रचलित है कि इसको जो दफनाया गया वो सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, फिर बाद में इसकी एक पत्नी थी, वो इसके कब्र से इसके शव को निकाल करके फिर से काबुल में दफनाती है। तो ये कहानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्यु की। कहा जाता है मृत्यु हुआ इसकी 6 दिसंबर 1530 को आगरा में। बाबर की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1530 को। और कहाँ पे हुई बाबर की मृत्यु? आगरा में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रथम दफन यानी पहली बार कब दफनाया गया और कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग को पहले नूर अफ़गान कहते थे। ये बाबर ने एक बाग बनवाया था, बगीचा बनवाया था, जिसको आराम बाग कहते हैं। पहले इसी को नूर अफ़गान बाग कहते थे। तो इस बाग में सर्वप्रथम बाबर को दफनाया गया, आगरा में। फिर जो है एक पत्नी थी इसकी, बीबी मुबारक यूसुफ जाई। बाबर की पत्नी कौन थी? बीबी मुबारक यूसुफ जाई। इसने जो है आगरा से शव को यानी लाश को निकलवा के और कहाँ पे दफना दिया? काबुल में। और बाबर भी चाहता था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। जब बाबर मरा नहीं था उसके पहले ही बाबर ने एक बार इच्छा व्यक्त की थी कि मरने के बाद उसे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसकी जो बीबी थी वो उसको काबुल में दफना देती है। अब मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में एक जहर का सिद्धांत आता है। ये कहा जाता है कि गुलबदन बेगम की एक रचना है हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन है। याद रखिए, गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं की बहन। तो गुलबदन बेगम ने एक रचना रची है हुमायूंनामा। इसमें ये कहा गया है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया। किसकी माँ ने? इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने मारा था, उसी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया और बाबर की मृत्यु हो गई। ये जो है गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा में वर्णन मिलता है। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि बाबर जो है किसी अन्य कारण से मरा था। जैसे एक इतिहासकार हैं, अबुल फजल ही हैं मुझे लगता है, कंफर्म नहीं है, बट वो कहते हैं कि जो बाबर है उसका बेटा हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, तो बाबर ने अल्लाह से प्रार्थना किया कि हे अल्लाह, इसकी बीमारी मुझे दे दे और मेरे बेटे को स्वस्थ कर दे। और ऐसा ही हुआ, हुमायूं ठीक होता चला गया और बाबर बीमार होता चला गया और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में जितना पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एक बाबरनामा है, यानी इसकी एक आत्मकथा है जिसको तुजु के बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाबर ने एक आत्मकथा लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वो आत्मकथा है और इसको तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा है। इसमें तत्कालीन भारत का वर्णन है। अब ये जो बाबरनामा है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, या जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में वे भी नहीं पढ़ पाए। तो समय समय पर इसका अनुवाद किया गया। यहाँ तक कि हुमायूं के शासनकाल में भी इसका अनुवाद किया गया था। तो किसने किसने कौन कौन से अनुवाद किए ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हुमायूं के काल में पायंदा खां और जैन खां द्वारा अनुवाद किया गया फारसी भाषा में, यानी तुर्की से किस में अनुवाद किया गया? फारसी भाषा में।
फिर अकबर के समय में भी अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा अनुवाद किया गया। शाहजहाँ के समय में भी मीर अबू तालिब तुर्बाती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। तो ये 4 अनुवाद हो गए मुग़ल काल में ही। यानी बाबर की जब मृत्यु हुई तो हुमायूं शासक बना, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बना, फिर शाहजहाँ बना। हालांकि अकबर के पहले जो आता है अकबर के जो बाद आता है वो जहांगीर आता है, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। तो इनके समय में अनुवाद होते रहे। और भी आगे देखते हैं। अभी तक मैंने फारसी में बताया, अब इंग्लिश में भी इसका अनुवाद हुआ है और फारसी में भी बाद में भी इसका कई लोगों ने अनुवाद किया। जैसे एक जॉन लीडन है और विलियम एरिस्किन, इन्होंने फ़ारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी जो बुकें फ़ारसी में थी, पहले तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया गया, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फ़ारसी से तुर्की में अनुवाद कर रहे हैं। एक किंग नाम के इतिहासकार हुए, इन्होंने भी फ़ारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। श्रीमती A.S. बेब्रिज, इन्होंने 1905 में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया। यानी मूल तुर्की भाषा, जो मूल तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ था, उसको इन्होंने पढ़ा और फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये याद रखिएगा, श्रीमती A.S. बेब्रिज ने। अब कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, कुछ कथन है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एल्फिंस्टन एक इतिहासकार है, इनका कहना है कि जो तुजुक ए बाबरी है वो एशिया में पाए जाने वाला वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है, ये एल्फिंस्टन कहते हैं। लेनपूल का कथन है कि बाबर का वर्णन एक सिपाही की सैनिक यात्राओं का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक सुसंस्कृत व्यक्ति के विचारों का प्रतिबिंब है। ये लेनपूल का कथन है। अब बाबरनामा में भारत के बारे में बाबर ने लिखा क्या क्या है। सबसे पहले तो 3 अभिशापों की चर्चा की है। बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में बताया कि भारत में 3 अभिशाप हैं, यानी कर्ष हैं। पहला कहा गर्मी, बाबर ने कहा कि भारत में गर्मी बहुत होती है। दूसरा कहा धूल, यहाँ पे धूल बहुत है। और तीसरा कहा लू, लू का मतलब जो गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं वो। तो ये 3 अभिशाप हैं, ऐसा बाबर ने कहा था। वनस्पति और जीवों के बारे में भी उसने बात किया है। बाबर ने कहा कि भारत में सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला फल आम है, सबसे ज़्यादा पशु हाथी हैं। विविधता, या इसने कहा कि यहाँ 5 तरह के तोते पाए जाते हैं, खेले की खेती भी होती है। गैंडे को घोड़े से मिलता जुलता पशु बताया। बाबर ने भारत में 3 प्रकार की जलवायु भी बताई है। तो ये सब बाबर जो है अपने बाबरनामा ग्रंथ में, यानी तुजुक ए बाबरी में लिखता है। अब कुछ चीज़ें और भी बाबर के साथ जुड़ी हैं, जैसे सांस्कृतिक योगदान के बारे में देखते हैं। तो कुछ खेलों की शुरुआत इसने की थी। जैसे खेल है गंजीफा, जिसको ताश का खेल कहते हैं, तो इसकी शुरुआत बाबर ने भारत में की थी। इश्कबाजी, जिसको कबूतरों का खेल कहते हैं, इसकी भी शुरुआत बाबर ने की थी। तो 2 गेम, एक गंजीफा और इश्कबाजी। इश्कबाजी कबूतरों का खेल होता था और गंजीफा ताश का खेल होता था। इन दोनों की शुरुआत बाबर भारत में करता है। बाबर ने फारसी में मुबैयान नामक एक विशेष पद्य शैली का निर्माण भी किया था। पद्य शैली, जैसे एक गद्य शैली होती है, गद्य लिखने की, पद्य शैली होती है कविता लिखने की, ऐसे ही बाबर ने एक अपनी शैली बनाई थी जो काव्य शैली थी, यानी कविता लिखने की एक शैली थी। उस शैली को कहते हैं मुबैयान। तो ये कई बार पूछा गया है। मुबैयान नामक जो पद्य शैली है उसका निर्माता कौन है? बाबर। लिपि, इसने एक लिपि की भी शुरुआत की थी जिसे खत ए बाबरी कहते हैं। और रिसाल ए उसज नामक एक ग्रंथ भी इसने लिखा था। बाबर ने एक ग्रंथ लिखा रिसाल ए उसज। अन्य रचनाएं भी बाबर की हैं, जैसे बहुत सारी रचनाएं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती। 2 ही 3 रचनाएं हैं। एक तो तुजुक ए बाबरी हो गया, दूसरा मैंने बताया रिसाल ए उसज हो गया, और एक और रचना मिलती है बाबर की जिसका नाम है दीवान। ये काव्य संग्रह है तुर्की भाषा में।
ख्वाजा उबैदुल्ला द्वारा लिखित रिसाला ए वालिदिया का तुर्की पद में अनुवाद भी किया गया था। प्रशासन की बात करते हैं बाबर के और व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो सड़कों की माप के लिए इसने गज बाबरी का प्रयोग किया। उपाधि दिल्ली के शासक सुल्तान की जगह इसने बादशाह की उपाधि धारण की। यानी बाबर के पहले जो भी सुल्तान थे, चाहे इब्राहिम लोदी हो या उसके पहले जितने भी शासक हुए, वे सब सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर ने कहा नहीं, हम बादशाह की उपाधि धारण करेंगे। वजहदारी प्रथा, जागीर जो मुग़ल सरदारों को वेतन के बदले दी जाती थी, यानी जो मुग़ल सरदार होते थे वे काम करते थे, शासन प्रशासन में मदद करते थे, हेल्प करते थे, तो उनको वेतन के बदले जागीर दी जाती थी, उसी को वजहदारी प्रथा कहते हैं। खलीफा, तो खलीफा का आधिपत्य मुग़लों ने स्वीकार नहीं किया, ये बात याद रखिए। जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, चाहे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं खलीफा की आधिपत्य को स्वीकार करते थे, लेकिन मुग़लों ने नहीं स्वीकार किया। ये खलीफा को नहीं मानते थे, यानी अपने आप में अपने को ही सर्वोच्च मानते थे। फिर मैंने बताया था कि जो बाग लगाने का शौक़ था वो बाबर को बहुत ज़्यादा था। इसने ज्यामितीय विधि से आगरा में एक बाग बनवाया था जिसे नूर अफ़गान बाग कहते हैं या आराम बाग कहते हैं। यहीं पे सर्वप्रथम बाबर को दफनाया गया था। साहस की बात करें तो बाबर के बारे में कहा जाता है कि इसने गंगा नदी को तैर कर पार किया था। साम्राज्य विस्तार और ऐतिहासिक मूल्यांकन, तो काबुल से लेकर बिहार तक के क्षेत्र को और दक्षिण में ग्वालियर तक के क्षेत्र को बाबर ने जीत लिया था। ये लाइन थोड़ा सा करप्ट हो गई है। कुषाण साम्राज्य के बाद बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल और कांधार को भारत में मिलाया था, तो ये बात याद रखिएगा। बाबर ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल और कांधार को भारत में मिलाया था कुषाणों के बाद। हेरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया इसने। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर S.R. शर्मा, ये बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हिंदी सप्तम से करते हैं। तो जो S.R. शर्मा है बाबर की तुलना किससे करते हैं? इंग्लैंड के एक शासक ट्यूडर वंश के थे, हिंदी सप्तम। लेन पूल कहता है कि बाबर जो है ये भाग्यशाली सैनिक था, ना कि साम्राज्य निर्माता। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था, तो ये भी याद रखिए। बाबर किस सिलसिले से जुड़ा था, यानी किस संप्रदाय से जुड़ा था? नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी संप्रदाय। और उसके एक संत थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, उसी से बाबर जुड़ा हुआ था। तो ये तो रहा पूरा बाबर के बारे में। अब शुरुआत करते हैं हुमायूं के बारे में, लेकिन मेरा मानना ये है कि हुमायूं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ें तो ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वीडियो लगभग 15 मिनट की होने वाली है और इसके पहले हम लोग एक पार्ट में बाबर को पढ़ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।